आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9 का साइंस चैप्टर जिसका नाम है मोशन। अब मोशन क्या होता है? देखो, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट की पोजीशन में है और रेस्ट की पोजीशन के बाद अगर उसमें कोई मूवमेंट होती है तो मूवमेंट की वजह से उसकी पोजीशन में चेंज आ जाता है। तो पोजीशन में चेंज आना ही कहलाता है मोशन। ठीक है, मोशन को दो टर्म से डिस्क्राइब किया जा सकता है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, अब देखो किसी ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, इसका मतलब ये है कि उस ऑब्जेक्ट में कोई मोशन आया है। नेक्स्ट है रेफरेंस पॉइंट। इसको हम एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। मान लीजिए आप रेलवे स्टेशन पे हैं, ठीक है, आपने पूछा कि स्कूल कहाँ पर है, तो आपको किसी ने बताया कि रेलवे स्टेशन से नॉर्थ डायरेक्शन में 2 किलोमीटर दूर एक विलेज में स्कूल है। ठीक है, तो जो रेलवे स्टेशन है वो रेफरेंस पॉइंट है, क्योंकि रेलवे स्टेशन से ही नॉर्थ डायरेक्शन में 2 किलोमीटर दूर स्कूल है। तो ये रेलवे स्टेशन क्या है? रेफरेंस पॉइंट। इसको एक एग्जांपल से और समझेंगे। मान लीजिए आप मार्केट जा रहे हो, आपने पूछा किसी से कि मार्केट किस डायरेक्शन में है, ठीक है, कि मार्केट जाने का रास्ता क्या है, तो कोई आपको बता देगा कि वहां पर एक हॉस्पिटल पड़ेगा रास्ते में और उस हॉस्पिटल से 2 किलोमीटर दूर या 3 किलोमीटर दूर मार्केट है। तो जो हॉस्पिटल है वो क्या होगा? रेफरेंस पॉइंट। नेक्स्ट है ओरिजिन। देखो, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत होती है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा रेफरेंस पॉइंट के बारे में, तो हमें एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत होती है। इसी रेफरेंस पॉइंट को ही बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है, मान लीजिए रेलवे स्टेशन से मैं स्कूल जा रही हूं, तो जो रेलवे स्टेशन है वो रेफरेंस पॉइंट भी है और रेलवे स्टेशन ही ओरिजिन भी है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये मोशन का सबसे सिंपल टाइप है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने एक लाइन बना रखी है, ठीक है, जो कि ये रिप्रेजेंट कर रही है कि ये एक रोड है। ठीक है, ये उस रोड का ओरिजिन पॉइंट है और हर 5 किलोमीटर पर मार्क कर रखा है 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, ऐसे करते करते 40 किलोमीटर तक। ठीक है, ये जो है ये ओरिजिन भी है, रेफरेंस पॉइंट भी है। ठीक है, अब कोई ऑब्जेक्ट है अपनी जर्नी इस पॉइंट से स्टार्ट करेगा, यानी कि ओरिजिन से स्टार्ट करेगा और इस ओरिजिन को ही बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। अब देखो यहाँ पर ये जो मार्क लिखे हुए हैं OCBA, ये रिप्रेजेंट करते हैं कि ऑब्जेक्ट की डिफरेंट टाइम पर क्या पोजीशन रही है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट इस O पॉइंट से जा रहा है A पॉइंट की तरफ, तो ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया? 40 किलोमीटर का। ठीक है, यहाँ देखो O से A पॉइंट की तरफ जा रहा है तो 40 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। अब ऑब्जेक्ट A से C पॉइंट पर जाएगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर कैसे? 40 माइनस 15, तो कितना आया? 25 किलोमीटर। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट ने कितना पाथ कवर किया? टोटल कितना पाथ कवर किया? देखो, पहले ऑब्जेक्ट O से A की तरफ गया तो 40 किलोमीटर, प्लस A से C की तरफ गया तो 25 किलोमीटर, तो कितना हुआ टोटल? 65 किलोमीटर। तो ऑब्जेक्ट ने टोटल पाथ कवर किया वो है 65 किलोमीटर। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट। किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज आ रहा है, वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। यहाँ पर हमने सेम पाथ को रिप्रेजेंट कर रखा है, OCBA, और 40 किलोमीटर का पाथ रिप्रेजेंट कर रखा है। ठीक है, अब देखो जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होता है वो कभी भी पाथ की लेंथ के इक्वल नहीं होता। अब यहाँ देखो, ऑब्जेक्ट O पोजीशन से A पॉइंट पर जा रहा है तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? 40 किलोमीटर। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट A से B की तरफ आ रहा है तो कितना डिस्टेंस कवर किया? 15 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया ऑब्जेक्ट ने? 40 किलोमीटर प्लस 15 किलोमीटर इज इक्वल टू 55 किलोमीटर। ठीक है, और जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है वो कितना है? 25 किलोमीटर। अब यहाँ पर देखो, ड्यूरिंग मोशन डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड 0 हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो डिस्टेंस कवर किया है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। अब देखो, जब ऑब्जेक्ट O से A पॉइंट पर गया तो ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया? 40 किलोमीटर। ठीक है, फिर अगर ऑब्जेक्ट A से O पॉइंट पे जा रहा है तो फिर कितना डिस्टेंस कवर किया ऑब्जेक्ट ने? 40 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कवर कितना हुआ? 40 किलोमीटर प्लस 40 किलोमीटर इज इक्वल टू 80 किलोमीटर। अब यहां पर देखो क्या होगा, जो फाइनल पोजीशन है, यानी कि जो ये फाइनल पोजीशन है, ऑब्जेक्ट यहां से यहां गया, ये फाइनल पोजीशन है, ये पोजीशन इस इनिशियल पोजीशन के साथ, ऑब्जेक्ट वापस भी गया है ना, तो जो ये इनिशियल पोजीशन है इसके साथ मिल जाएगा। तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 होगा। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जो मोशन है उसको डिस्क्राइब किया जाता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फर्स्ट है यूनिफॉर्म मोशन। अब देखो, यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में।
ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब देखो कोई कार है, वो 5 मीटर, ठीक है, 5 मीटर ट्रेवल करती है 1 सेकंड में, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड में भी उसने 5 मीटर ट्रेवल किया, थर्ड सेकंड में भी 5 मीटर ट्रेवल किया एंड फोर्थ सेकंड में भी 5 मीटर ट्रेवल किया। तो इसमें क्या समझ में आया कि 5 मीटर यानी कि जो इक्वल डिस्टेंस है वो कितना है, 5 मीटर है, और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कितना है, वो है 1 सेकंड। मतलब कार ने हर 1 सेकंड में 5 मीटर मूव किया है। नेक्स्ट है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसमें क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। अब देखो पहले सेकंड में कार ने 20 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, सेकंड सेकंड में मिल गया बीच में आपको ट्रैफिक, जिसकी वजह से कार ने केवल 15 मीटर ट्रेवल किया। थर्ड सेकंड में जो ट्रैफिक था वो क्लियर हो गया, ठीक है, रोड आपको खाली मिल गई, जिसकी वजह से कार ने 30 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो इसमें क्या देखने को मिला कि ऑब्जेक्ट ने यानी कि कार ने अनइक्वल डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। पहले सेकंड में 20 मीटर, सेकंड सेकंड में 15 मीटर, थर्ड सेकंड में 30 मीटर, ठीक है। लेकिन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में यहाँ पर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कितना है, 1 सेकेंड। नेक्स्ट है स्पीड की SI यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मीटर पर सेकेंड को ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हमारी डेली लाइफ में यानी कि देखो आप कार में जा रहे हो तब भी जो कार है उसमें नॉन यूनिफॉर्म मोशन रहता है। इवन आप खुद पैदल भी जा रहे हो मार्केट या फिर कहीं पे भी जा रहे हो तो जो मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म ही रहेगा, ठीक है। तो ऐसे केसेस जिनमें ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में रहता है, इस केस में जो रेट ऑफ मोशन है उसे एवरेज स्पीड से निकाला जाता है, ठीक है। अब किसी ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे कि ऑब्जेक्ट ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया है उसको डिवाइड कर देंगे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसे कितना टाइम लगा है, ठीक है। अब यहाँ देखो v इज इक्वल टू s डिवाइडेड बाई t। v है एवरेज स्पीड, s है डिस्टेंस और t है टाइम। अब हम पढ़ेंगे स्पीड विद डायरेक्शंस। अब देखो कोई ऑब्जेक्ट किसी डेफिनेट डायरेक्शन में किस स्पीड से मूव कर रहा है तो वो उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कहलाती है। वेलोसिटी यूनिफॉर्म भी हो सकती है और वेरिएबल भी हो सकती है, ठीक है। अब किसी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो चेंज हो सकती है अगर उस ऑब्जेक्ट की स्पीड में चेंज किया जाए या फिर डायरेक्शन ऑफ मोशन में चेंज किया जाए या फिर ऑब्जेक्ट की स्पीड प्लस डायरेक्शन ऑफ मोशन दोनों में चेंज किया जाए। तो अब देखो ऑब्जेक्ट की एवरेज वेलोसिटी कैसे निकाली जाती है, इसके लिए पता होना चाहिए इनिशियल वेलोसिटी क्या है ऑब्जेक्ट की, उसको प्लस कर देते हैं ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी के साथ और इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं 2 से, ठीक है। मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे, VAV ये है एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू U क्या है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी है V और इसको डिवाइड कर देंगे 2 से। यहाँ पर देखो स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों की जो SI यूनिट है वो सेम होती है मीटर पर सेकंड और इनको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। देखो कोई ऑब्जेक्ट है जो यूनिफॉर्म मोशन में है, इसका मतलब क्या है कि वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। इस टाइम पर उसकी जो वेलोसिटी है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में जो चेंज होता है किसी भी टाइम इंटरवल के लिए हमेशा 0 रहेगा, ठीक है। ये जो केस है ये यूनिफॉर्म मोशन में है। लेकिन जब ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है उस टाइम पे उसकी जो वेलोसिटी है वो वेरी करेगी, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट की चेंज इन वेलोसिटी है किसी भी टाइम इंटरवल में वो 0 नहीं रहती। अब देखो किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज होता है, मतलब ऑब्जेक्ट की इनिशियल वैल्यू और जो ऑब्जेक्ट की फाइनल वैल्यू है इन अ गिवन टाइम, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं A से। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, जो फाइनल वैल्यू है वेलोसिटी को उसमें से माइनस कर देंगे इनिशियल वैल्यू ऑफ वेलोसिटी और उसको डिवाइड कर देंगे टाइम से। यहाँ पर देखो मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं A इज इक्वल टू V माइनस U डिवाइडेड बाय T। तो इस तरह के मोशन को बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन एंड SI यूनिट जो है एक्सेलरेशन की वो होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। देखो कोई ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है तो उसमें जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो इंक्रीज भी हो सकती है डिक्रीज भी हो सकती है बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इसका एग्जांपल है जो फ्रीली फॉलिंग बॉडी होती है उसमें जो मोशन होता है उसका जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसमें क्या होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन तो जो उसकी वेलोसिटी है
वो नॉन यूनिफॉर्म रेट पे चेंज होती है। ठीक है, इसका एग्जांपल है जो कार मूव करती है उसमें नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। नेक्स्ट है इक्वेशंस ऑफ मोशन। मोशन की 3 इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल टू u प्लस at। ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है वेलोसिटी टाइम रिलेशन को। सेकंड इक्वेशन है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है पोजीशन टाइम रिलेशन को। थर्ड इक्वेशन है 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन को। अब देखो यहाँ पर जो u है वो होता है इनिशियल वेलोसिटी, a है एक्सेलरेशन, t है टाइम एंड v है फाइनल वेलोसिटी। और यहाँ पर s रिप्रेजेंट करता है कि किसी ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखो जब कोई ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करता है तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आ जाता है। तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज क्यों आता है? अब 3 रीजन हो सकते हैं ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज आने के। फर्स्ट रीजन ये है कि ऑब्जेक्ट के मैग्नीट्यूड में चेंज आ गया है। सेकंड रीजन है कि ऑब्जेक्ट का जो डायरेक्शन ऑफ मोशन था उसमें चेंज आ गया है। थर्ड जो रीजन है वो ये है कि दोनों में चेंज आ गया है, मतलब ऑब्जेक्ट के मैग्नीट्यूड में भी चेंज आ गया है और जो मोशन ऑफ डायरेक्शन है उसमें भी चेंज आ गया है। अब इसको हम इस एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। देखो ये एक रेक्टेंगुलर पार्क है, इसमें एथलीट इस ट्रैक पे दौड़ रहा है। ठीक है, इसमें 4 कॉर्नर हैं A B C D और जो एथलीट है वो A से B पॉइंट पे जा रहा है, B से C, C से D और D से A पॉइंट पे जा रहा है। ठीक है, अब ये देखा गया कि जब एथलीट इन कॉर्नर से मुड़ता है तो उसकी स्पीड में चेंज आ जाता है। ठीक है, स्पीड में चेंज क्यों आता है? स्पीड में चेंज इसलिए आता है क्योंकि जो उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन है उसमें चेंज आता है। ठीक, तो यहाँ पर 4 कॉर्नर्स हैं तो 4 बार उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन में चेंज आएगा। सेकंड एग्जांपल है, ये हेक्सागोनल है और इसमें 6 कॉर्नर हैं। ठीक है, अगर एथलीट इस तरह के ट्रैक पे दौड़ता है तो उसकी स्पीड में, उसकी डायरेक्शन में कितनी बार चेंज आएगा? 6 बार चेंज आएगा। ठीक है, देखो अभी हमने पढ़ा जो रेक्टेंगुलर पाथ है एंड जो हेक्सागोनल पाथ है, इसमें जो कॉर्नर्स हैं वहां पर जो एथलीट की स्पीड है वो चेंज हो जाती है। एथलीट की स्पीड इसलिए चेंज हो जाती है क्योंकि मैग्नीट्यूड में चेंज आता है और जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है उसमें चेंज आता है। ठीक है, लेकिन जो ये सर्कुलर पाथ है इसमें जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। एथलीट की जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है, उसमें जो चेंज है वो मैग्नीट्यूड की वजह से नहीं आता क्योंकि मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है सर्कुलर पाथ में। अब सर्कुलर पाथ में जो स्पीड है यानी कि जो वेलोसिटी है उसमें चेंज तभी आएगा जब डायरेक्शन ऑफ मोशन में चेंज होता है। ठीक है, नेक्स्ट है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या होता है? देखो जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है विद यूनिफॉर्म स्पीड तो इस तरह के मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा क्लास 9 का साइंस चैप्टर मोशन।